हेलो। लो भाई, ऑनलाइन एग्जाम का डेट आ गया। ठीक है, अब तैयारी तो करनी है। तैयारी तो करेंगे ही, पर परीक्षा भी दिलानी है। थोड़ा अलग तरीका होगा परीक्षा दिलाने का। ऑनलाइन तरीका होगा। इसमें क्या अलग होगा, है ना? तो ये मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं ये भी बताऊंगा आपको कि कैसे आपको परीक्षा के लिए अपनी तैयार मटेरियल्स तैयार करने हैं। जैसे आपको क्या पेजेस चाहिए, आपके जो मार्क्स हैं जो आपने परीक्षा पुरानी दिलाई हैं उनके मार्क्स क्या जुड़ेंगे, कैसे मार्क्स का एलोकेशन होगा, कैसे आपके आंसर शीट होगी, किस आधार पे आपका आंसर शीट रिजेक्ट हो सकता है। क्योंकि इस बार यूनिवर्सिटी काफ़ी सख्त है। साफ साफ उन्होंने कहा है कि थोड़ी भी गलती होने पे आंसर शीट रिजेक्ट हो जाएगी। वो सिर्फ यूएफएम अकेला केस नहीं है, और भी केसेस हो सकती हैं। तो वो सारी चीज़ें जो बहुत ज़रूरी है परीक्षा से संबंधित, वो सारी बातें मैं आपके लिए यहाँ लेके आया हूँ। लाइक सब्सक्राइब कीजिए और चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और वीडियो को ऑब्जर्व करते हैं और पूरा वीडियो देखिएगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है उसकी तो घोषणा हो ही गई है, और साथ ही साथ ऑनलाइन एग्ज़ाम की जो परीक्षा विधि है उसके दिशा निर्देश भी जारी हो चुके हैं। जो कि अप्रैल मई में होने वाली एग्ज़ाम का ऑनलाइन किस प्रकार से संचालन होगा उसकी जानकारी है। ये 26 तारीख को जारी हुई थी। मैं इसके लिए क्षमा चाहूँगा कि कुछ दिन लेट हो गया मुझे इसको रेडी करने में, मुझे खुद समझने में। तो चलिए हम इसमें और आगे क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। इन परीक्षाओं की जो तारीख है वो 11 जनवरी से है। 11 जनवरी से परीक्षा चालू हो रही है, और जो भी सिलेबस और सब्जेक्टिव को से संबंधित सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पूछे जाएंगे। सिलेबस से संबंधित सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मतलब है कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं आएंगे। लॉन्ग आंसर टाइप या शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस आएंगे, और इनका जवाब जो है उसी प्रकार से करना होगा। दूसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है वो ये है कि जो भी छात्र इस माध्यम से परीक्षा देंगे, है ना, वो अपने अपने महाविद्यालय से जरूर संपर्क कर ले और परीक्षा के संबंध में जानकारी जरूर ले ले। ठीक है, तो ये जानकारी इसलिए है ताकि आपको क्लियर रहे आपके महाविद्यालय से, या वो सही जिस प्रकार से भी वो अरेंज करेंगे वो आपको जानकारी देंगे कि भाई किस प्रकार आपको कांटेक्ट में बने रहना है, ऑनलाइन कैसे होगी, उसकी जो बारीक जानकारियां हैं। क्योंकि हम बहुत सी जानकारियां अभी है नहीं इनमें। जैसे एक जानकारी जो मेरे ज्ञान में है वो है कि 25 बच्चे एक फैकल्टी के कांटेक्ट में रहेंगे, उनके व्हाट्सएप के थ्रू और ईमेल के थ्रू। और परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे पहले आपको आपका अटेंडेंस उन फैकल्टी को देना है। उसके बाद परीक्षा जब समाप्त होगा तो इन्हीं फैकल्टी के पास, या जिनका नाम आपको दर्शाया जाएगा बताया जाएगा, उनके पास आपको आंसर शीट सबमिट करनी है। तो ये ऑनलाइन परीक्षा का एक मुख्य भाग है, और आपको वही फैकल्टी आवश्यक जानकारी भी देगा और आपको कोऑर्डिनेट भी करेगा। अब परीक्षा जैसे प्रारंभ होती है, अगला पॉइंट जो है वो ये है कि परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व छात्र अपनी उपस्थिति विभागाध्यक्ष या समन्वयक को देंगे, यानी कोऑर्डिनेटर को या एचओडी को देंगे, ताकि वो उनको अटेंडेंस को मार्क कर सके। ये अत्यधिक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और जो उत्तर पुस्तिकाओं का जो फॉर्म होगा वो किस प्रकार से होगा, फॉर्मेट, वो भी बताया गया है। तो जैसे आप परीक्षा दिला रहे हैं तो आपके मन में सबसे पहले ये होगा कि भाई हम जो परीक्षा दिला रहे हैं वो परीक्षा में हमें किस हिसाब से नंबर दिए जाएंगे, कैसे नंबर दिए जाएंगे। तो उसका जो एक टेबुलर फॉर्मेट है वो यहाँ दिया गया है। इसको समझना बहुत अत्यावश्यक है, क्योंकि यहाँ पे आप जैसे देखेंगे ये, तो ये यहाँ पे डिस्प्ले में जो जानकारी है वो इनपुट की गई है। आप इसमें देख सकते हैं पहला चीज कि यहाँ पे दिया है कौन कौन से कोर्सेस हैं। जैसे बीटेक, बी फार्म, डी फार्म, है ना, डी फार्म फार्मेसी, एमबीए, डिप्लोमा फार्मेसी, एम फार्मेसी, एम टेक, एमसीए इत्यादि। इसमें किस प्रकार मार्क्स का आवंटन होगा। तो ऑलरेडी जो आपका आवंटन होता है जिसमें कि जैसे आपको सीटी 20 नंबर का, है ना, टीए 10 नंबर का या 20 नंबर का, और मेन एग्जाम का जो भी 80 या 70 या किन्हीं किन्हीं में 100 नंबर होते हैं।
तो ये पुराना बाइफर्केशन था जो पहले होता था, ये अभी भी रहेगा, ऐसा नहीं है ये एकदम से हट जा रहा है। जैसे डिप्लोमा फार्मेसी का है तो वहाँ टीए के 20 नंबर हैं और एंड सेमेस्टर एग्जाम के 80 नंबर हैं। ठीक है, अब इसमें होना ये है, ये दोनों मिला के 100 नंबर होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों मिला के 100 नंबर होते हैं। इसमें होगा ये कि अब जो होगा उसमें 40 नंबर जो है वो प्रीवियस सेमेस्टर एग्जाम से लिए जाएंगे, जो पुराने एग्जाम्स हुए हैं उसमें से लिए जाएंगे। यानी आपका अगर पिछले सेमेस्टर में 60 नंबर है तो 60 डिवाइड बाई 100 इंटू 40। ठीक है, तो ये आएगा करीब करीब 24 नंबर। तो यहाँ पे 24 नंबर आएंगे। या जैसे 70 नंबर है तो 70 डिवाइड बाई 100 इंटू 40, यानी कि यहाँ जो है आएंगे 28 नंबर। ठीक है, तो जो पुराने सेमेस्टर के जो मार्क्स हैं उनमें से उसका जो रेशियो है वो लिया जाएगा यहाँ पे। यानी उसको 40 यूनिट्स दिए गए हैं, पॉइंट्स दिए गए हैं, और उस 40 पॉइंट्स में आपके जो मार्क्स हैं उसको मल्टीप्लाई करके जो भी परसेंट बनेगा, जो भी वैल्यू बनेगी वो यहाँ आएगी। इसके बाद है नेक्स्ट ऑनलाइन मार्क्स। ऑनलाइन एग्जाम में कितने मार्क्स है, तो डिप्लोमा फार्मेसी वालों के में ही एक डिफरेंस है। पुराने सेमेस्टर से 40 मार्क लिए जा रहे हैं और अभी जो ऑनलाइन एग्जाम है उसमें से उन्हें 40 मार्क का एग्जाम दिलाना होगा। जो ऑनलाइन एग्जाम वो दिलाएंगे वो 40 मार्क्स का होगा, है ना। और टोटल ये मिला के 80 मार्क्स हो रहे हैं, टोटल मार्क्स 80 हो रहे हैं। इसी प्रकार जो बी फार्म वाले बच्चे हैं उन लोग का एंड सेमेस्टर पुराने सेमेस्टर में से 35 नंबर लिए जाएंगे और ऑनलाइन एग्जाम में से 25 नंबर यहाँ पे जुड़ेंगे। 35 नंबर का मतलब पूरे 35 नहीं है, उसका आपका जो भी पुराना सेमेस्टर में मार्क्स है उसको 35 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड किया जाएगा, तो जो वैल्यू आएगी वो यहाँ इनपुट होगी। और अभी जो एंड सेमेस्टर एग्जाम हो रहा है उसको आप जो दिलाएंगे उसमें से आपके 25 मार्क्स जुड़ेंगे और सीटी के मार्क्स एक्स्ट्रा इसमें मिल रहे हैं। जो आपने सीटी दिलाया था वो एक्स्ट्रा में जुड़ रहा है 10 नंबर, तो ये टोटल हो जा रहा है 70 नंबर। इसी प्रकार से आप देखेंगे एम फार्मेसी का दिया है, एम फार्मेसी का 50 नंबर एंड सेमेस्टर से ऐड होगा, 40 नंबर जो करंट सेमेस्टर है उसका ऑनलाइन एग्जाम से आएगा और 10 नंबर सीटी के मार्क्स से आएगा। फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, ऑल प्रीवियस सेमेस्टर का मतलब पुराने सेमेस्टर, और जिसका मार्क्स आपके हैं वो यहाँ आएंगे। सीटी का मतलब है क्लास टेस्ट के मार्क, ऑनलाइन का मार्क है जो आप परीक्षा अभी ऑनलाइन दिलाने वाले उससे मार्क्स। ठीक है, उसी प्रकार बी टेक में 40 नंबर जो है वो हो रहे हैं ओल्ड सेमेस्टर एग्जाम के, जो कि जोड़े जाएंगे। करंट सेशन के 30 नंबर, जो ऑनलाइन परीक्षा दिलाएंगे उसके 30 नंबर, और सीटी के 10 नंबर। इस प्रकार ये जो है टोटल 80 नंबर इनका भी हो रहा है। डिप्लोमा जो लिखा है यहाँ पे ये है पॉलिटेक्निक, इनका पुराने सेमेस्टर में से 50 नंबर, ऑनलाइन परीक्षा के 40 नंबर और सीटी के 10 नंबर आएंगे, तो टोटल 100 नंबर। इसी प्रकार डिप्लोमा पार्ट 3 का भी है, सेम टू सेम बाइफर्केशन वही है। एमटेक और एमसीए का बाइफर्केशन जो है वो एज पर एम फार्मेसी है, 50, 40 और 10 का पुराने सेमेस्टर में से 50 नंबर। अब यहाँ पे एक चीज जो विश्वविद्यालय ने स्पष्ट नहीं की है और जो मुझे दिख रही है वो ये है कि जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है वो तो प्रीवियस ईयर का एग्जाम दिलाया नहीं है, क्योंकि उसके पहले तो कोई ईयर थे नहीं। तो 10वीं 12वीं या जो भी चीज उसने किया होगा, कोर्स पीजी किया होगा, सॉरी ग्रेजुएशन किया होगा, एम फार्म एमटेक एमसीए वाला है तो ग्रेजुएशन करके आ रहा है, एमबीए वाला ग्रेजुएशन करके आ रहा है, तो उनके केस में वो क्या कदम उठाएंगे ये यहाँ पे स्पष्ट नहीं हो रहा है। ये आने वाले समय में मुझे लग रहा है और क्लियर होगा। परीक्षा के दौरान ध्यान देने वाली बात क्या है, पहला बात ये है जो पॉइंट नंबर 6 में है
वो ये है कि 10 बजे जो है आपको हर दिन, जिस दिन भी परीक्षा होगा उस दिन 10 बजे आपको ईमेल या व्हाट्सएप के द्वारा प्रिंसिपल या फिर एचओडी के द्वारा आपको संपर्क किया जाएगा और आपको क्वेश्चन पेपर उपलब्ध कराई जाएगी। और जो भी स्टूडेंट हैं उनको इसके बाद अपना आंसर लिखना चालू करना है, और जो आंसर लिखे हैं उसको जो भी संबंधित व्यक्ति का या विभागाध्यक्ष या प्राचार्य का नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी दी गई है, व्हाट्सएप या ईमेल आईडी, उसमें प्रेषित करना है। एक परीक्षा में आपको मैक्सिमम कोशिश करनी है हाई बैंड्स विथ एरिया में रहें और 10 MB तक MBPS तक की बैंडविड्थ का उपयोग करें, क्योंकि क्या है, जब आपकी परीक्षा होगी तो उस समय अगर आपका जो आप इस नेटवर्क एरिया में है वहाँ का बैंडविड्थ कम होगी तो आपको आंसर शीट जमा करने में समय ज़्यादा लगेगी। तो इसलिए मैं सभी को यही सलाह दूंगा। ऑनलाइन तो हो ही गया भाई, एक काम करो, आपका बहुत फ़ायदा हो रहा है तो आप एक थोड़ा सा अक्लमंदी वाला काम करो, वाईफाई लगवा लो कुछ दिनों के लिए। ज़्यादा नहीं, 500-600 का खर्चा आता है, 700 रुपये का खर्चा आता है महीने भर का। एक्स्ट्रा जो आपका नेट होगा वो आप अपना इस्तेमाल कर लेना, क्योंकि परीक्षा के समय तो सिर्फ 4 घंटे आपको मेहनत करनी है, उसके बाद तो पूरा का पूरा दिन आपके पास खाली है ना। आपके रिश्तेदार इस्तेमाल कर लेंगे तो कोई वेस्ट नहीं जाएगा, है ना। इसको करवा लेने में अच्छा ही है। तो 10 MBPS तक का बैंडविड्थ वाला नेट अपने लिए लगवा ले। मोबाइल नेट के भरोसे वो छात्र रहे जिनके यहाँ मोबाइल का नेटवर्क बहुत अच्छा है और जिनको लगता है कि हम उससे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि कई दूरस्थ क्षेत्रों के छात्र हैं जो नेटवर्क के कारण ही परेशान होते रहते हैं। तो उनके लिए विशेष रूप से विश्वविद्यालय ने यहाँ पे ये एक कंडिका ज्वाइन की है। अब आपको भाई परीक्षा दिलाना है, और परीक्षा दिलाने के बाद क्या करना है, पेपर किस प्रकार से आपको परीक्षा दिलाना है, किस प्रकार से स्कैन करना है, तो उसके लिए ये जरूरी जानकारी है। उत्तर पुस्तिका को आप जो लिखेंगे वो आपको पहला तो A4 साइज के कागज में लिखना है। सफेद रंग का जो बॉन्ड पेपर आता है उसके बारे में मैंने आगे बताया है। इम्पोर्टेंट चीज कि भाई स्कैन किससे करें, क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी कैम स्कैनर बैन है और उसका उपयोग नहीं करना है। तो इसके बदले विश्वविद्यालय ने 3 अलग अलग प्रकार के कैम स्कैनर्स बताए हैं, ठीक है, स्कैनर बताए हैं जिसे मोबाइल स्कैनर कहते हैं। और इसका उपयोग करके आप जो है स्कैन करके परीक्षा दिला सकते हैं। परीक्षा का जो भी डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन करके भेज सकते हैं। तो पहला कौन सा है, पहला है जीनियस स्कैनर, जीनियस PDF स्कैनर, जीनियस स्कैन प्लस के नाम से भी ये जाना जाता है। ये लोगो मैंने डाल रखा है ताकि आप इसको पहचान सके। दूसरा स्कैनर है क्लियर स्कैन, ये उसका लोगो है दूसरे नंबर पे। तीसरा स्कैनर है डॉक्यूमेंट स्कैन, PDF डॉक्यूमेंट स्कैन भी कहलाता है। इन स्कैनर्स की खासियत यह है कि ये आपको डायरेक्ट PDF बनाने में भी मदद करती है, और जो भी डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं उसको जरूर से रीनेम करेंगे। रीनेम करने की एक पर्टिकुलर पद्धति है, उसके द्वारा आपको रीनेम करके उनको आपको आगे बढ़ाना है, भेजना है। तो जो भी आपने जैसे डॉक्यूमेंट स्कैन कर लिया, सबसे पहला चीज तो ये ध्यान रखेंगे कि वो स्कैन किए डॉक्यूमेंट 20 MB से ज्यादा के नहीं होने चाहिए। मैक्सिमम साइज है 20 MB। और इन डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के बाद आपको उन डॉक्यूमेंट्स का जो नेम है उसको चेंज करना पड़ेगा, जो भी नॉमेनक्लेचर है उसको चेंज करना पड़ेगा। क्या होता है, जैसे एक डॉक्यूमेंट आप PDF बना रहे हैं, वो PDF डॉक्यूमेंट जो है उसमें लिखा होगा न्यू फाइल या इस प्रकार से कुछ लिखा होगा, क्योंकि वो नया बन रहा है ना। तो वहां पे आपको जाके क्लिक करके एडिट के ऑप्शन में जाके, या पेंसिल दिया होगा मोबाइल में, पेंसिल का ऑप्शन रहता है, एडिट की जगह पेंसिल जैसा एक निशान रहता है, उस पर जाके क्लिक करना होगा और वहां जाके आपको उसको रीनेम करना होगा। तो रीनेम कैसे करेंगे, रीनेम करते समय आपको सबसे पहले जो भी सब्जेक्ट की परीक्षा हो रही है उस दिन
उसका सब्जेक्ट कोड डालना है, उसके बाद अपना रोल नंबर वहां मेंशन करना है। जैसे कि यहाँ दिया गया है उदाहरणतः, जैसे सब्जेक्ट कोड है 30083 ब्रैकेट में 37, है ना। ये सब्जेक्ट कोड आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी डाला होता है, ध्यान रखेंगे। और रोल नंबर है 303371, जो भी XYZ जो भी रोल नंबर है। तो ये अब इसको कैसे मेंशन करना है, ये दिया है उदाहरणतः, ये दिया है, ये आपको इस प्रकार से मेंशन करना है। पहले सब्जेक्ट कोड, उसके 37, उसके बाद अंडरस्कोर, उसके बाद ये रोल नंबर, इस प्रकार से आपको लिखना है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि यही लिख के आएंगे, आपके जो भी सब्जेक्ट है उसका कोड और आपका रोल नंबर वो मेंशन होगा, है ना। अब ये देखिए, ये परीक्षा का जो प्रारूप है ये आपको मिलेगा विश्वविद्यालय के द्वारा, है ना, आपकी। हाँ, तो स्टूडेंट्स, ये जो अगला पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको अपने लिए किस प्रकार से फॉर्मेट को पूर्ति करनी है और उसमें कैसे मेंशन करना है। तो ये एक फॉर्मेट है जो सबसे पहले लगेगा आपके कॉपी के। आपका जो कॉपी होगा वो टोटल 42 पन्नों का होगा, ठीक है। 42 पन्नों में ये पहला फ्रंट पेज का फॉर्मेट है जो विश्वविद्यालय द्वारा आपको उपलब्ध कराई जाएगी। इस फॉर्मेट को आपको प्रिंट करा लेना है और अपने पास जितनी परीक्षाएं आपको देनी उस हिसाब से उसकी फोटोकॉपी करा के आप अपने पास रख ले, ठीक है। ये आपको हर बार काम पड़ेगी। इसको सबसे पहले लगाना है, आंसर शीट का सबसे पहला पन्ना यही होगा, ठीक है। इसमें आपको अपना डेट ऑफ एग्जाम, ठीक है, थोड़ा सा, उसके बाद जो आपका नाम है, रोल नंबर है, एनरोलमेंट नंबर, सेमेस्टर, ब्रांच, सब्जेक्ट का नाम, सब्जेक्ट कोड, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और आपको लास्ट में सिग्नेचर करना होगा। ये अत्यधिक आवश्यक इंफॉर्मेशन उसमें मेंशन करने होंगे। ये सबसे पहला पन्ना है, इसको फिर स्कैन कर लेना है। इसके बाद जो दूसरा पन्ना आता है वो सेल्फी वाला पन्ना है। आपको जो पेजेस यूज करने हैं, ठीक है, वो पेजेस आपको A4 साइज के पेज यूज करने हैं। A4 साइज के पेजेस उपलब्ध रहते हैं फोटोकॉपी के लिए, तो वो आपको स्टेशनरी की दुकान में मिल जाएंगी। आप अपनी परीक्षा की आवश्यकता के हिसाब से एक बंडल या 2 बंडल या 1 रीम 2 रीम खरीद सकते हैं। दूसरा पेज जो है वो है, आपको आपके एडमिट कार्ड के साथ अपनी सेल्फी लेनी है और वो सेल्फी को आपको अपलोड करना है, ठीक है। आप अपनी एडमिट कार्ड को सीध में पकड़ेंगे और उसके साथ में अपने फेस का, पूरी बॉडी की जरूरत नहीं है, सिर्फ फेस के साथ में उसकी सेल्फी लेंगे। आपकी जो एडमिट कार्ड है वो क्लियर दिखनी चाहिए, साथ ही साथ आपका चेहरा भी क्लियर दिखना चाहिए। तो थोड़ा ब्राइट बैकग्राउंड में आप खींचेंगे, ऐसा नहीं कि अंधेरे में जाके बंद कमरे में बैठ के आप आंसर लिख रहे तो वहीं पे सेल्फी खींच लिए। आप जिस भी लोकेशन में है वहां थोड़ा जहां उजाला हो वहां पे सेल्फी खींचेंगे, है ना। उजाला कर लेंगे या तो लाइट कर लेंगे, पहले एक दो बार खींच के देख लें कि भाई सेल्फी सही आती है कि नहीं, ठीक। और उसके बाद आपको ये सेल्फी लेके उसको आपको सेकेंड पेज के रूप में अपने आंसर शीट के साथ जोड़ना है। ये जब आप सब कर रहे होंगे तो ये JPG फॉर्मेट में रहेगा। बाद में ये जो आपका सॉफ्टवेयर है जो पहले बताया गया था वो सॉफ्टवेयर इसको PDF में कन्वर्ट कर लेगा। तो इसके लिए आपको एक बार प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, ऐसे ही कुछ नहीं हो जाता, है ना। तो एक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अब अगला पॉइंट है कि भाई ये हमारा आंसर शीट बन गया, सब बन गया, है ना। तो आंसर शीट बनाने के लिए हमको पेजेस किस प्रकार के चाहिए, तो देखिए JK फोटोकॉपी और ऐसे कई अन्य फोटोकॉपी का पेज जो मार्केट में है वो उपलब्ध है। इसके लिए आपको टोटल 42 पेजेस अपने पास तैयार रखनी है। पहला पन्ना जो मैंने बताया था जिसमें आप अपने प्रारूप, जिसमें आप अपना डिटेल्स देंगे, इसको फोटोकॉपी करा के रखेंगे। ये देखिए यहाँ पे था ये वाला, ठीक है, ये पहला पन्ना। दूसरा सेल्फी, उसके 40 पन्ने आंसर्स लिखने के लिए। तो ये A4 साइज के पेज होंगे। इसमें आपको कहीं भी बॉर्डर या लाइनिंग नहीं करनी है, यानी इसमें आपको लाइन नहीं खींचना है किसी भी प्रकार का, ठीक है। कोई भी लाइन नहीं खींचेंगे। अगर आपको लग रहा है भाई आपको किनारे में
लाइन की आवश्यकता होती है आंसर लिखते समय, या ऊपर से आप थोड़ा सा नीचे करके लिखना चाह रहे हैं, तो एक काम कीजिए, फोल्ड कर दीजिए उसको, उतना 1 इंच फोल्ड कर दीजिए, ठीक है। और या स्केल से अंदाजा लगा के आप 1 इंच फोल्ड करके सारे पेजेस को आप स्टेपल करके रख लीजिए। जो 40 पन्ने हैं उनमें आप वन साइड ही लिखेंगे, दोनों तरफ आपको नहीं लिखना है, सिर्फ एक तरफ लिखना है, दूसरी तरफ आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। और ये जो 40 के 40 पन्ने हैं, इनमें आपको कोशिश करनी है कि डार्क ब्लैक पेन या डार्क ब्लू पेन यूज करेंगे, ताकि जो भी लिखा गया है उसको पढ़ते बने। कई लोग थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए हल्के कलर के इंक पेन का उपयोग कर लेते हैं या बॉल पेन का उपयोग कर लेते हैं। तो हल्का कलर का पेन यूज नहीं करना है, डार्क कलर का पेन यूज करना है, और कागज के एक ही तरफ लिखना है, दोनों तरफ नहीं लिखना है, ठीक है। क्यों नहीं लिखना है मैं बता दूं। जब आप एक तरफ लिखते हैं और उसको स्कैन करते हैं तो वो तो स्पष्ट इमेज आता है, पर आपने अगर दोनों तरफ लिखा है, थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए आपने दोनों तरफ लिखने की कष्ट की है, तो उससे क्या होता है कि जो इंक का छाप है वो दूसरी तरफ भी उभर के आता है, और आप जो स्कैन करेंगे वो अस्पष्ट होगा, साफ दिखाई नहीं देगा। और जो भी कॉपियां अस्पष्ट होंगी, जो साफ पढ़ते नहीं बनेंगी, वो सारी की सारी कॉपियां विश्वविद्यालय द्वारा रिजेक्ट कर दी जाती हैं और आपका परीक्षा शून्य हो जाता है। तो इतनी देर की आपकी मेहनत जो है वो पूरी की पूरी बेकार जा रही है, ठीक है। ये अत्यधिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको एक ही तरफ लिखना है, और अगर आपने अस्पष्ट लिखा है तो आपकी परीक्षा शून्य हो जाएगी। इसकी मैं आगे जानकारी दे रहा हूं। अभी मैं ये बता दूं कि ये जो पेजेस हैं A4 साइज के, आपको पेजेस खरीदनी है, कोशिश कीजिएगा अच्छी क्वालिटी का पेजेस खरीदें। जनरली ये जो पेजेस हैं ये बाजार में 150 रुपए से लेके 200-220 रुपए तक में बंडल उपलब्ध होती है, रिम उपलब्ध होती है। एक रिम में 500 पेजेस होते हैं। अगर आपको एक ही सेमेस्टर का एग्जाम दिलाना है और बैकलॉग के और कोई एग्जाम नहीं है, जैसे आपको 5 ही सब्जेक्ट का दिलाना है, तो आपके लिए टोटल जो है 250 पेज के आसपास काफी होगा, है ना। और आगे भी क्योंकि ऐसी संभावना लग रही है कि हो सकता है ऑनलाइन परीक्षाएं हो, तो मैं तो कहूंगा कि पेजेस को खरीद के रखने में कोई बुराई नहीं है, आवश्यकता पड़ने पर आपके काम ही आएगा, वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये आपको एकदम सीरियसली आपको करना है, और ये पेजेस आप खरीद के अभी से रख लीजिए। किसी का वेट मत कीजिए कि कोई बताएगा कि ऐसे यहाँ इस दुकान से खरीदनी तो हम खरीदेंगे। सभी स्टेशनरी दुकानों में उपलब्ध होती हैं, आपको जाके वहां से बस बंडल परचेज करनी है और अपने पास उसको एक्वायर करके रख लेना है। नेक्स्ट, ये जो पेज है इसमें आप किस प्रकार से अपनी जानकारी देंगे। तो इसमें सारे पेजेस जो है वो साफ क्लियरली विजिबल होने चाहिए, उनका पूरा पृष्ठभूमि विजिबल होना चाहिए, ठीक है। साइड में आप लाइनिंग के लिए जगह छोड़ेंगे, गैप छोड़ेंगे। आप किनारे से लिखना चालू करेंगे, जैसे यहाँ पे है आंसर नंबर 1 यहाँ मेंशन किए, तो आपको एकदम सिस्टमेटिकली करना है ना, आगे पीछे नहीं करेंगे कि आंसर नंबर 5 से चालू किए और आंसर नंबर 4 में आ गए, ठीक है। कई लोग इस प्रकार की हरकत करते हैं, तो आपको इस प्रकार से करना है। और इसमें कोई भी रोल नंबर नहीं लिखना है, ठीक है। आपको कहीं भी रोल नंबर मेंशन नहीं करना, सिर्फ आपको राइट हैंड साइड में बॉटम में पेज नंबर जरूर लिखना है। हर पेज में उस पेज का नंबर होना चाहिए, पेज नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 तक, ठीक है। तो मैं आपको इसमें यही सलाह दूंगा कि जब परीक्षा शुरू होने के पहले आप अपने पेजेस को अरेंज कर लें, फॉर्मेट को अरेंज कर लें, सेल्फी ले लें, ठीक है। ये सारी काम करके तैयार रहें, और पेज नंबर भी सारे पेजेस में मेंशन कर दें। परीक्षा के दिन मेंशन करने का लिए आप वेट ना करें, पहले से इसको मेंशन करके आप रेडी टू यूज रखें, ताकि जब आप परीक्षा देने बैठे तो प्रश्न पत्र को पढ़ें और आंसर लिखना चालू करें, ठीक है। अब बात आती है कि सर हमने तो 10 पन्ने में आंसर लिख दिया, बाकी पेजेस का क्या करें। तो भैया जो भी पेजेस आपने आंसर लिखे हैं, है ना,
जो भी पेजेस आपने आंसर लिखे हैं वो तो स्कैन होंगे ही, जो पेजेस में आपने आंसर नहीं लिखा उनको आपको क्रॉस करना है। देखिए यहां पे क्रॉस किया गया है, इस प्रकार क्रॉस कर देना है आपको। ठीक है, ये पेजेस को आपको क्रॉस करना है और क्रॉस करने के बाद इनको भी स्कैन करना है। भाई कोई भी छात्र यही चाहेगा कि भैया पैसे लगे हैं, 50 पैसे के पेज को बचा लेते हैं, तो 50 पैसे के पेज को नहीं बचाना है। ठीक है, पूरे के पूरे 40 पन्ने आपके स्कैन होके आएंगे, पेजेस आपके कोई भी नहीं छूटेंगे, पूरे 40 पन्ने होने चाहिए। 42 पन्ने पहले के दो मिला के, और जिसमें आंसर लिखे हैं उस 40, टोटल 42 पन्ने आपके होने चाहिए। तो ये चीज को आप एकदम से ध्यान रखेंगे, है ना। एकदम क्या बोलते हैं, मोटू पतलू टाइप दिमाग नहीं लगाएंगे कि भैया समोसा का पैसा बच जाएगा, नहीं, ये वाला काम नहीं करना है ना। पूरा पूरा पेजेस आपका यूज होगा, 42 पन्ना। ठीक है, स्कैन करके उसको आपको अपलोड करना है। तो ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कॉपी की। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहली वाली जो है ये पढ़ते नहीं बन रही है और ये रिजेक्ट हो जाएगी, चाहे एक पन्ना भी आपका गलत हो। ठीक है, कॉपी रिजेक्ट में चली जाएगी। एक पन्ना भी अगर सही तरीके से स्कैन नहीं हुआ या आपने लिखने के लिए गलत तरीके का उपयोग किया तो कॉपी रिजेक्ट में चली जाएगी। दूसरी ये एक और सैंपल है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे स्पष्ट पढ़ते बन रहा है, सारी चीजें क्लियर दिख रही हैं। ठीक है, कोई गोदागादी नहीं है ना। तो वो कॉपियां जो स्पष्ट पढ़ते बनेंगी वही एक्सेप्टेड हैं, और जो कॉपियां जिनमें कुछ भी पढ़ते नहीं बन रहा है वो रिजेक्टेड कैटेगरी में चली जाएंगी। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, है ना। इसके बाद भाई आपकी कॉपी बन गई, आपने उसमें रीनेम कर दिया। रीनेम करने के बाद आपने उसको रेडी कर दिया। कैसे? 40 पन्ने की आपके आंसर शीट, एक पन्ना सेल्फी का जेपीजी इमेज जो भी आपने पीडीएफ में कन्वर्ट किया, और पहला पन्ना, ये सब मिला के आपकी 42 पन्ने की कॉपी बन गई। रीनेम किया। रीनेम करने के बाद आप इसको भेजना कहाँ है और कब तक भेजना है? तो देखिए आपका परीक्षा का समय जो है वो तो है 10 बजे से 1 बजे तक, है ना। 3 घंटे का समय आपको मिलता है, वही आपका ड्यूरेशन है। इसमें एक चीज फिर से यहाँ पे अभी कंक्लूड नहीं हुई है, वो मैं बता दूं। वो ये है कि जैसे ईडी एमडी जैसे सब्जेक्ट होते हैं इंजीनियरिंग में जो 4 घंटे के होते हैं, उनमें परीक्षा जो है वो 4 घंटे की परीक्षा होने के बाद कितने देर में आंसर शीट सबमिट करना है ये स्पष्ट नहीं है। तो अभी नए आदेश आने का वेट कर रहे हैं। क्वेरीज हुई हैं तो कुछ दिन में विश्वविद्यालय इसको क्लियर कर देगा। तब तक के लिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट जो अब अगला आ रहा है उस पर हम फोकस करते हैं कि आपको 1 बजे तक तो आंसर लिखना है। लिखिए, मन का जितना लिखना है लिखिए, एकदम पर घड़ी देख के लिखिए। क्या कई लोग के साथ ऐसा होता है, पहला आंसर तो वो 10 बजे क्वेश्चन पेपर मिला, 11-12 बजे उनको पहला आंसर लिखाना चालू होता है। तो ऐसा लेट लतीफी वाला काम नहीं करना कि घर में बैठे हैं तो सब आपकी सुविधा से हो जाएगा। आपको आंसर शीट को 1 बजे तक लिख लेना है, और 1 बजे के बाद आपको सारे आंसर शीट्स को जो भी आपने स्कैन करके रीनेम किया है उसको अरेंज करने के बाद आप उसको अपने विभाग अध्यक्ष को या जो भी कोऑर्डिनेटर होंगे उनको मेल के द्वारा भेजेंगे। तो उसके लिए आप जीमेल, याहू जो भी आप यूज करते हैं आज की डेट में, वैसे ज्यादातर बच्चे जीमेल यूज कर रहे हैं मेरा अंदाजा है, तो उसके द्वारा आप अपने कोऑर्डिनेटर को आंसर शीट भेजेंगे। और ये सब करते समय आप अपने कोऑर्डिनेटर के संपर्क में रहेंगे, विभाग अध्यक्ष के संपर्क में रहेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने जो फाइल भेजी है वो सही नहीं होती, उसका वो पूर्णता पहुंचा नहीं होता, अपलोडिंग सही नहीं होती है, नेटवर्क इत्यादि अन्य अन्य कारणों के कारण। तो आप इस चीज को कंफर्म कर लेंगे कि आपका आंसर शीट सामने जो विभाग अध्यक्ष है उनको मिल गया है। ठीक है, उनको उपलब्ध हो गई है ना। और ये चीज का भी ध्यान रखेंगे कि वो सही फॉर्मेट में उनको मिली है या नहीं मिली है, जैसा कि विश्वविद्यालय ने कहा है। तो ये आपको 2 बजे तक कर लेना है, 2 बजे तक का ही समय है आपके पास। इसके बाद जो छात्र हैं उनसे किसी भी प्रकार की आंसर शीट नहीं ली जाएगी,
और अगर वो आंसर शीट भेजते भी हैं तो वो रिजेक्ट की कैटेगरी में चली जाएगी, विश्वविद्यालय उसको स्वीकार नहीं करेगा। तो पॉइंट नंबर 2 रिजेक्ट का क्या है, 2 बजे से बाद आई हुई आंसर शीट एक्सेप्टेड नहीं होंगी और परीक्षा वहां समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 17, जिसमें यह है कि क्योंकि आप स्कैन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपने दोस्तों के साथ फाइल को शेयर कर सकते हैं, जो कि गलत है, पूर्णतः चीटिंग के दायरे में आता है, यूएफएम के दायरे में आता है। तो यहां ये चेक किया जाएगा कि राइटिंग एक जैसी है कि नहीं, और अगर ऐसा पाया गया कि 2 बच्चों की उत्तर पुस्तिका एक जैसी दिख रही है, तुरंत उन पे यूएफएम की कार्रवाई होगी। दूसरा, अगर कोई बच्चे आपस में बैठ के परीक्षा एक ही गतिविधि जगह से दिला रहे हैं तो भी यूएफएम की गतिविधि अगर स्पष्ट हुई पाई गई तो उसमें भी यूएफएम की कार्रवाई की जाएगी। तो आपको अपना परीक्षा जो है पूर्णता रीएलोकेट होके देना है और किसी भी प्रकार से गलत कार्य नहीं करना है। इसमें इस चीज का ध्यान रखेंगे। विश्वविद्यालय आपके लिए परीक्षा करा रहा है ताकि आपके ज्ञान का मापन हो सके, इसलिए नहीं करा रहा है कि आप इसको कुछ भी ऐसा सोचे कि ये कुछ भी वैल्यू का एग्जाम नहीं है। इट्स अ वेरी वैल्यूएबल एग्जाम। तो ये कुछ जरूरी जानकारी थी। इसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम से संबंधित जानकारी है जो मैं बताना चाह रहा हूं। तो पहली जानकारी ये है कि प्रायोगिक परीक्षा के लिए आप अपने विभाग के जो विभागाध्यक्ष हैं उनके संपर्क में बने रहेंगे, उनके कांटेक्ट में बने रहेंगे, और वहाँ जो भी टाइम टेबल प्रकाशित की जा रही है, उस जो सूचना दी जा रही है उसको करेक्ट करते रहेंगे। परीक्षा जो होगी प्रायोगिक परीक्षा, इसका समय 9 से 3 बजे है प्रत्येक दिन, और परीक्षा दिलाने के आपको ये भी ऑनलाइन मोड में ही दिलाना है, ऑफलाइन मोड में नहीं होगी। इसके लिए आपको फिर से A4 साइज का पेज यूज करना है। दाहिनी तरफ में आप जो है या राइट हैंड साइड में जो है आप पेज नंबर डालेंगे, बॉटम में नीचे में। पहला पन्ना जो है प्रथम पृष्ठ, ये विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें आप अपना नाम और डिटेल डालेंगे और हर पृष्ठ के नीचे में आप अपना रोल नंबर डालेंगे। दूसरा पृष्ठ जो है वहां आपको सेल्फी वाली फोटो अपलोड करनी है, जैसे कि आप थ्योरी एग्जाम में करते थे। और ये फोटो अपलोड करने के बाद आपको कैसे करनी है, ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने बताया था पहले, ये सेल्फी वाली आपको फोटो सेकंड पेज में आएगी। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको 8 पेजेस लेने हैं। ठीक है, A4 साइज के। इन 8 पेजेस में जो भी प्रैक्टिकल वर्क है उसका आप विवरण देंगे जो आपसे मांगा जा रहा है, और उनको आपको स्कैन करना है। ये 8 पेज और पहले के 2 पेजेस, ठीक है, पहला पेज तो आपका जो फॉर्मेट पेज है पर आपका डिटेल्स का, दूसरा पेज जिसमें कि आपकी सेल्फी होगी, और अन्य 8 पेज जिनमें आप आंसर लिख रहे हैं, इनको मिला के टोटल 10 पेज होते हैं। इनको स्कैन करना है और इनको प्रेषित करना है विभागाध्यक्ष को। अगर कोई छात्र निर्धारित समय जैसे दिया गया 9 से 3, उसमें एक समय बताया जाएगा जब तक भेजना है, तब तक नहीं भेजता है आंसर शीट को, तो वो अनुपस्थित माना जाएगा। और जो ब्लैंक पेजेस हैं उनको आपको क्रॉस करना है और आंसर आपके क्लियर दिखने चाहिए। अगर क्लियर नहीं दिख रहे हैं तो आपको की कॉपी रिजेक्ट में चली जाएगी। तो ये चीज को ध्यान रखेंगे। वाइवा जो होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा, आपके मोबाइल से होगा। इसमें एक्सटर्नल इंटरनल दोनों उपस्थित रहेंगे, और ये आपको जो है आपके विभागाध्यक्ष द्वारा जानकारी दी जाएगी कि भाई इतने बजे से वाइवा है तो आप ऑनलाइन रहें पूर्णतः। उस समय आपको उपस्थित होके आपको जो भी प्रश्नोत्तर हो रहे हैं एक्सटर्नल द्वारा उसके जवाब देने पड़ेंगे। तो इसकी भी तैयारी रखेंगे। आपका मोबाइल ऑफ ना हो, पहले से मोबाइल को चार्ज कर ले, पहले से तैयारी करके रखें कि भाई ये चार्ज है, हम इसको सीधे अब परीक्षा दिलाएंगे, है ना। तो उसकी तैयारी रहेगी। और इसके साथ इस चीज का भी ध्यान रखें
कि आपके पास आवश्यक लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल उपलब्ध हो। अगर उपलब्ध नहीं है और आप बहाने बनाते हैं तो आपको एब्सेंट माना जाएगा, आपकी परीक्षा एब्सेंट कर दी जाएगी। तो आपका लाइव रहना, कनेक्ट रहना अत्यावश्यक है ऑनलाइन एग्जाम के लिए। ये एक आखिरी पेज में कुछ डिटेल्स दी गई थी जो कि उन छात्रों का है जिनको कि उनके पेरेंट कॉलेज के बंद हो जाने या किसी अन्य कारण से दूसरे कॉलेजेस में मर्ज किया गया है। जैसे कुछ कॉलेजेस में बच्चे कम हैं तो वहाँ के बच्चों को दूसरे कॉलेजेस में मर्ज किया गया है। तो वो कॉलेज के बच्चे किस कॉलेज में के थ्रू एग्जाम दिलाएंगे, जैसे डीमेट के बच्चे हैं वो CIET रायपुर के संपर्क में रहेंगे, वहाँ के विभागाध्यक्ष के संपर्क में रहेंगे, प्राचार्य के संपर्क में रहेंगे और वहाँ से परीक्षा दिलाएंगे। OP जिंदल के जो बच्चे हैं वो KIT रायपुर, सॉरी रायगढ़, रायपुर बोल दिया मैंने, सॉरी KIT रायगढ़, OP जिंदल के बच्चे KIT रायगढ़ के संपर्क में रहेंगे। GIMT दुर्ग के बच्चे जो है वो RCET भिलाई और BCET दुर्ग के संपर्क में रहेंगे। SEC दुर्ग के बच्चे जो है वो BIT दुर्ग के संपर्क में रहेंगे। PCEM रायपुर के बच्चे जो हैं वो SSIPMT के कॉलेज के संपर्क में रहेंगे, वहाँ के प्राचार्य के संपर्क में। PCEM भिलाई के ही बच्चे, दूसरा जो इसमें ग्रुप जो है भिलाई के बच्चों का वो RSRRCET की भिलाई के संपर्क में रहेगा और CIMT के बच्चे जो है वो CCET भिलाई के संपर्क में रहेंगे। तो ये अत्यावश्यक जानकारी मुझे देनी थी आपको, है ना, परीक्षा के संबंध में, जो मैं आपको प्रेषित कर रहा हूँ और आप लोग इसको फॉलो करें, ठीक है। और जो भी आवश्यक अगर कोई पूछताछ हो तो वो आप अपने विभागाध्यक्ष से, कोऑर्डिनेटर से कर सकते हैं और मेरे से भी जानकारी ले सकते हैं, ठीक। और अगर आपको मेरी दी गई हुई जानकारी में कुछ और डिटेलिंग चाहिए तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। मैं नीचे अपना डिटेल मेंशन कर दूंगा, आप लोग संपर्क कर सकते हैं चाहे कमेंट के द्वारा, है ना। और जो भी छात्र हैं उन्हें अगर ये अच्छी लग रही है और आगे ऐसी जानकारी चाह रहे हैं तो एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट क्या है, एक छोटी सी गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, क्योंकि ये जानकारी देने के लिए जो भी समय और मेहनत लगती है वो मेहनत और समय उसको इन्वॉल्व करने के लिए, उसमें उतना समय देने के लिए जो प्रोत्साहन मिलता है वो तभी मिलता है जब आप सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। आप अनलाइक करेंगे तो भी खुशी होगी, कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि भाई आप ही के लिए है ना। वैसे मुझे उम्मीद है कि सब लोग सपोर्ट करेंगे और आप लोग सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक इस सत्र के परीक्षा के लिए। ओके, थैंक यू।